हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, हम लोग यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट को पार्ट वाइज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज की श्रृंखला में आज हम एग्रीकल्चर का दूसरा भाग करेंगे। कृषि क्षेत्र का पहला भाग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट वीडियो लेक्चर में किया हुआ है। आज हम लोग इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र पर कल भी मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें प्रतिवर्ष 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। इन 2 से 3 क्वेश्चन के आने का मतलब यह है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है, जिसके कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर हाल और हर साल आते हैं। तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए, आज जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वे प्रश्न आए हैं वर्ष 2021 में, वर्ष 2021, 20, वर्ष 2019 और वर्ष 2019। यानी कि अगर आप देखें तो 2 से 3 प्रश्न तो लगातार पूछ रहा है और आपको इसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा महत्व दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। तो ये सूक्ष्म सिंचाई से रिलेटेड प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और उसके लाभों के बारे में बताएंगे। इसके बाद आप इसकी एनालिसिस करेंगे मेन बॉडी में और बताएंगे कि ये किस सीमा तक हमारी सिंचाई के लिए और सिंचाई की के साथ साथ जो हमारे देश में जल संकट है, जिसकी जो पानी और सिंचाई को लेकर समस्या हो रही है, उसके समाधान में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद होंगी। इसके बाद जब आप ये बता देंगे तो उसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के बारे में ब्रीफ जानकारी देते हुए इसके भविष्य के प्रति एक टिप्पणी करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रश्न को बाइफरकेट कर लीजिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे जो सूक्ष्म सिंचाई है वह एक आधुनिक सिंचाई तकनीकी है। यह कुशल जल उपयोग की आवश्यकता को संबोधित करती है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में क्या क्या आएगा? ड्रिप्स इरिगेशन मेथड आएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड आएगा और इसके साथ साथ फॉगर्स जैसी तकनीकियाँ आएंगी। तो इन तकनीकियों के बारे में बता दीजिए। और इसके माध्यम से क्या करते हैं? इसके माध्यम से हम पानी की बहुत बचत करते हैं और भूमि की सतह पर जो सिंचाई का सामान्य तौर पर हम पानी भर के सिंचाई कर देते थे, उसके बजाय आवश्यकता अनुसार सिंचाई की संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो आप इसके साथ साथ ये बता सकते हैं कि पानी एक बहुमूल्य संसाधन है और भारत में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब किसी देश में प्रति व्यक्ति 1700 किलोलीटर पानी से कम वार्षिक तौर पर उपलब्ध होता है तो उसे हम जल संकट वाला या जल की कमी वाला देश मानते हैं, जबकि भारत में 1428 किलोलीटर प्रति वर्ष की उपलब्धता है। यानी कि पानी की उपलब्धता के संबंध में हम जल संकट जैसी स्थिति में हैं। अब आते हैं कि जल संकट को हल करने में किस प्रकार से सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बेहतर हो सकती हैं। देखिए, इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ लाभों पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात यह है कि जल उपयोग दक्षता को यह बढ़ाता है। जब सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की बात होती है तो लगभग यूँ मान के चलिए कि जब हम जैसे नहर से सिंचाई कर रहे हैं या ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, उसके बजाय लगभग 30 से 50% पानी की बचत करती है ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। तो जल के उपभोग की दक्षता बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ ऊर्जा का संरक्षण होता है, क्योंकि ऐसी प्रणालियों में पानी की भी कम कमी होती है और पानी की कम ज़रूरत होती है और साथ ही साथ जो पानी की सिंचाई के लिए हमें बिजली आदि की ज़रूरत होती है, उन संसाधनों की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का भी काम करती है। जब हम पानी को नहर के थ्रू या ट्यूबवेल इत्यादि के थ्रू डालते हैं तो जो पोषक तत्व हैं वो निश्चित तौर पर पानी के साथ बह जाते हैं, कि उसका भी वेस्टेज होता है। और जब हम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का प्रयोग करेंगे तो उर्वरकों को, जो भूमि के पोषक तत्व हैं उनको संरक्षित करेगा, उनकी जो हानि होती है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ मृदा अपरदन जो सिंचाई का एक बहुत बड़ी समस्या है,
उस पर भी नियंत्रण लगेगा, क्योंकि अनावश्यक पानी बाहर नहीं जाएगा, तो मृदा अपरदन की समस्या भी कम से कम होगी। और इसके साथ साथ इसमें लचीलापन भी है और लागत प्रभावशीलता भी है। आपकी कॉस्ट एफिशिएंट तकनीकी है। शुरुआत में ज़रूर इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट होती है। इसकी लागत प्रभावशीलता बहुत अच्छी होती है। इन विशेषताओं को बताने के बाद हम कमियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इस सेटअप को बनाने में जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का सेटअप है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। उस सेटअप को लगाना महंगा होता है, और जब छोटे और सीमांत किसान जो भारत में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है किसानों के लिए कि वो इतना सेटअप पर खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसकी रखरखाव लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पानी के ट्यूब के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है। स्प्रिंकलर्स जो होते हैं उनकी नियमित देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो रखरखाव, इसका मेंटेनेंस है, वह भी एक कॉस्ट है जो किसान के पर भारी पड़ती है। इसके साथ साथ सूर्य की क्षति के प्रति संवेदनशीलता, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये धूप में खुले में रखने पर खराब होते हैं। समय के साथ साथ इसमें जो वियर एंड टियर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है। और इसके साथ साथ जागरूकता की कमी है और लोग इसे अपनाने में हिचकते भी हैं। तो एक तरीके से ये समस्याएं हैं इन सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की। अब समस्याएं बताने के बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि जब आप कुशल जल उपयोग करना चाहेंगे, लक्षित सिंचाई और जलवायु लचीलेपन, अपने कुशल जल उपयोग, लक्षित सिंचाई और जलवायु लचीलेपन के कारण सूक्ष्म सिंचाई भारत के जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि के भविष्य सटीक खेती में निहित है और सूक्ष्म सिंचाई टिकाऊ, लाभदायक और उत्पादक कृषि पद्धतियों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरती है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को निष्कर्ष दे सकते हैं, और यह उत्तर आप कमियां, लाभ और निष्कर्ष के साथ समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या हैं, और उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि फसल विविधता जो है उसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। ये प्रश्न का पहला पार्ट है। तो ये पार्ट के साथ साथ जो दूसरा पार्ट जोड़ा गया है उसमें आपको बताना है कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे किस तरीके से फसल विविधता को और बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आप जब इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे तो फसल विविधता को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और उससे होने वाले लाभ को बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब आप मेन बॉडी में आएंगे तो चुनौतियों का वर्णन करेंगे और कैसे टेक्नोलॉजी इसके लिए ज़्यादा अवसर प्रदान करती है, कैसे ज़्यादा लाभप्रद होती है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस तरीके से फसल विविधता को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा कोई केस एग्जाम्पल या ऐसा कोई भविष्य का प्लान देते हुए आप इसे निष्कर्ष देंगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि फसल विविधीकरण का मतलब क्या होता है। फसल विविधीकरण से रिलेटेड प्रश्न कल भी हम लोगों ने एक चर्चा किया था, यानी कि पिछले वीडियो में भी एक चर्चा किया था। इसमें भी देखिए फसल विविधीकरण का मतलब है एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल को उगाना, जिससे जो भारत का फसल पैटर्न है उसमें बदलाव हो। और फसल विविधीकरण से छिपी हुई भूख को दूर किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है और किसान की आय को दुगना किया जा सकता है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कई सारे पहलुओं में मददगार हो सकती है। फसल विविधीकरण का मतलब है कि एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये कर रहे हैं कि एक से अधिक क्रॉप उसी फील्ड पर, उसी खेती पर, उसी खेती की जमीन पर उगाएंगे। और उसके साथ साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल का पैटर्न है और प्रोडक्शन बास्केट है, उसमें परिवर्तन करना, यानी अलग अलग तरीके की, अलग अलग किस्मों की फसलों को उसी जगह पर एक साथ उगाना, जिससे हम अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न और प्रोडक्शन बास्केट का
निर्माण कर सकें। इसके बाद आप फसल विविधीकरण की चुनौतियों को देखिए। सबसे पहली चीज जो इनपुट संबंधी कारक हैं, जो उसमें लगने हैं, उसकी उन कारकों की बात करते हैं। तो इनपुट संबंधी कारकों में देखिए तो सबसे पहली चीज बहुत ही खंडित भूमि जोत है भारत में। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे किसान हैं, छोटी छोटी जमीनें हैं, उसमें फसल विविधीकरण की ज़्यादा संभावनाएं नहीं हो पाती। भारत का लगभग 86% किसान लघु और सीमांत किसानों की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर फसल विविधीकरण में समस्या आती है। दूसरी चीज सिंचाई सुविधाओं का अभाव। लगभग 53% भारत की खेती अभी भी वर्षा पर आधारित है, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, तो फसल विविधीकरण में ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके साथ साथ कम बीज प्रतिस्थापन दर है, ऋण तक खराब पहुंच है, पूंजी गहन कृषि होती है बागवानी जैसी, वहाँ पर पूंजी बड़े पैमाने पर चाहिए होती है। तो इन सब चुनौतियों के कारण जो है फसल विविधीकरण मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आप उत्पादन से संबंधित कारकों पर बात कर सकते हैं, जैसे कि दलहन और तिलहन का उत्पादन कम है, फसल की तीव्रता कम है। और इसके साथ और क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं में आप विपणन संबंधी कारकों पर चर्चा कीजिए, ठीक है, जिसमें एमएसपी के तहत गेहूं और चावल की खरीद की तो गारंटी है, लेकिन उसके आगे की फसलें और बाकी फसलों में यह समस्या दिखाई देती है। दूसरा, प्रतिबंधात्मक एमएसपी एपीएमसी की व्यवस्था। जो एपीएमसी हैं वो पूरे तरीके से रीचेबल नहीं है, पूरे तरीके से जोन को कवर नहीं करती हैं, ये दूसरी समस्या है। मूल्य की अस्थिरता, ठीक है, और इसके साथ साथ निर्यात के लिए प्रतिबंध लगा देना सरकार के द्वारा। तो इन सब विपणन संबंधी कारकों के कारण भी किसान सेफ फसलें बोना पसंद करता है, ऐसी फसलें जिसमें उसको पर्याप्त रिटर्न मिल जाए और सस्टेनेबल रहे, तो किसान इसमें ज़्यादा समस्या का महसूस करता है। अब आप बताएंगे कि किस प्रकार से जो प्रौद्योगिकी है, जो उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी है, वो किस प्रकार से बढ़ावा देती है फसल विविधीकरण को। सबसे पहली चीज जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इससे क्या है कि हम अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी प्रजातियों को जो किस्में हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। जो आईसीटी है, इनके माध्यम से हम तेज़ी से किसानों को ऋण दे सकते हैं। जो सलाह संबंधी सेवाएं हैं विभिन्न ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे जो प्राइसेस हैं उसके इंडिकेशंस भेजना किसानों को, ठीक है, फसल नुकसान का आकलन करना और उसे कम करना। तकनीकियों से इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे CHC ऐप, किसान सुविधा ऐप, एग मार्केट, और इसके साथ साथ ई नाम। इन सब तरीके की तकनीकियों का प्रयोग करके, आईसीटी का प्रयोग करके किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ साथ परिशुद्ध खेती का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें AI, रिमोट सेंसिंग, GPS, माइक्रो सिंचाई, इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके हम खेती में उत्पादन की दक्षता बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की संभावना बढ़ा सकते हैं और उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप AI सोइंग ऐप और सिंपली फ्रेश जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिग डेटा और AI का प्रयोग करके आप सटीक मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं और विविध प्रकार की फसलों को लगा सकते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट ड्रोन का कॉन्सेप्ट है, मृदा सेंसर का कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स का भी प्रयोग करके आप कृषि के, फसल के उत्पादन के वास्तविक स्थिति पर सही नज़र रख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने जब बता दी कौन कौन सी तकनीकियां इस्तेमाल हो सकती हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है, निष्कर्ष में आप बताइए कि हमें कृषि को और अधिक औद्योगिक बनाने, रचनात्मक व्यवधान लाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन उभरती तकनीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दलवाई पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी पैनल का रिपोर्ट, किसी कमेटी का रिकमेंडेशन या सरकार की योजना के आधार पर अपने निष्कर्ष को भी फ्रेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। परिवहन और विपणन की बाधाएं हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी करी है, यानी कि ये 22 के बाद भी आया हुआ प्रश्न है और 2020 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये वो एरिया है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो परिवहन की और विपणन की बाधाओं के बारे में बात करनी है। तो
सिंपली आप इंट्रोडक्शन में कृषि विपणन को समझा दीजिए और उसके आने वाली बाधाओं को भी चाहें तो एक छोटी सी लाइन में बता दीजिए। इसके बाद आप कृषि के परिवहन और विपणन दोनों की समस्याओं को अलग अलग बता दीजिए मुख्य भाग में, और उसके बाद एक निष्कर्ष दीजिए जो समाधान के साथ हो, और कोई मॉडल दे दीजिए या कोई योजना दे दीजिए जिसके द्वारा हम ऐसी समस्या को हल कर सकते हो। तो आप इंट्रोडक्शन में बताएं कि कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों से है जो किसानों द्वारा कृषि इनपुट को खरीदने, कृषि उपज को खेतों से उपभोक्ताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तक पहुंचाने में शामिल होती है। तो जो कृषि विपणन है वो किस तरीके से है, वो उत्पादन से लेकर के बाजार तक जितनी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब क्या क्या बाधाएं हैं परिवहन और विपणन की? पहली बात यह है कि परिवहन लागत बहुत ज़्यादा है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम देखें तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। संसाधन उतने इकोनॉमिक नहीं है हमारे लिए। दूसरी चीज़, बुनियादी ढांचा भी बहुत ख़राब है। प्रोडक्शन के बाद सामान को ले जाना, उसको कोल्ड चेन के साथ मेंटेन करना और सही रोड, ट्रेन और ट्रैफिक का व्यवस्था होना, ये मुश्किल काम है। तो खराब बुनियादी ढांचा दूसरी समस्या है। जो भंडारण सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भंडारण सुविधाएं हैं उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, लीकेज बहुत ज़्यादा है, और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है भंडारण सुविधाओं का वो उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ ग्रेडिंग और मानकीकरण, जो स्टैंडर्डाइजेशन है और ग्रेडिंग है प्रोडक्ट का, उसके लिए भी हमारे पास व्यापक तौर पर एक्सेप्टेबल कोई तरीका नहीं है। सीमित बाजार पहुंच है, किसान के पास बाजार तक अपना पहुंचाना माल, ये एक व्यापक तौर पर संभव नहीं हो पाता है। और बाजार की पर्याप्त जानकारी ना होना भी वास्तव में किसानों के लिए जो परिवहन और विपणन की समस्या के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में बताइए कि अगर आपको किसानों की आय दुगनी करनी है, किसानों की इनकम को डबल करना है, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा? आपको जो विपणन की समस्याएं हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं, उनको सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बना लेना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मार्केट असेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से किसान को लाभ सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो इनकी बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने किसान रेल सेवा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप निष्कर्ष में कुछ योजनाओं इत्यादि को दीजिए, कृषि उड़ान जैसी योजना शुरू की है और इन चुनौतियों को पूरी तरीके से समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अपने श्रम का पूरा लाभ उठा सकें, अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जिन पर काम करने की हमें आवश्यकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? धान गेहूं प्रणाली शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में हम हरित क्रांति की तरफ जा रहे हैं, हरित क्रांति के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, है ना। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न में दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि जो ये धान गेहूं लगाने की प्रणाली है, भारत में धान लगाते हैं एक सीजन में, अगले सीजन में गेहूं लगाते हैं, मुख्य तौर पर किसान यही फसल उगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से कारक उत्तरदायी थे जिनकी वजह से ये प्रणाली बहुत ज्यादा आम जनता के जीवन का हिस्सा बन गई, आम किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई? उसके बाद आपको यह भी बताना है कि इस प्रणाली के नुकसान क्या हैं, क्यों इसको हम एक अभिशाप की तरफ देखने लग गए। ठीक है, तो सिंपली आप इंट्रोडक्शन में बताइए कि गेहूं धान प्रणाली किस प्रकार से विकसित हुई और उसके बाद आप बताइए कि कौन कौन से कारक थे मुख्य भाग में जिनकी वजह से ये इतनी सफल हुई। उसके बाद आप ये बताइए कि ये किस प्रकार से अभिशाप बन गई और उसके बाद एक निष्कर्ष दीजिए जिसमें बताइए कि यह प्रणाली आवश्यक भी है और इसके साथ साथ वैकल्पिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाना भी क्यों आवश्यक है। इस प्रकार आप पूरे प्रश्न की फ्रेमिंग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि भारत में हरित क्रांति प्रौद्योगिकी और नीतियों का वह पैकेज प्रदान करती है जिसमें खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से गेहूं और चावल बढ़ाने में त्वरित परिणाम दिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना ये हरित क्रांति पर बेस्ड है। जैसे ही हरित क्रांति आई, गेहूं चावल वाली जो प्रणाली है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसने भारत को मुख्य खाद्यान्न की गंभीर कमी का सामना करने वाले से आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। गेहूं
और चावल दोनों प्रणाली भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता की आधारशिला हैं। भारत में चावल और गेहूं के सफल उत्पादन के लिए कई कारक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो अब आप बताइए कि वे कौन से कारक थे जिन्होंने इसको सफल बनाया। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही, वो थी कि राज्य ने इसके लिए गारंटी दी, एमएसपी कानून लागू, एमएसपी की व्यवस्था की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इससे किसान इसके प्रति आकर्षित हुए, उन्हें गारंटीड प्राइस मिलने की आशा थी और इस वजह से वे गेहूं चावल प्रणाली को बहुत ही खुलकर अपनाए। दूसरी चीज ये है कि इसके संबंध में तकनीकियों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ और वे तकनीकियां आम जनता तक भी आसानी से और तेजी से पहुंची। ठीक है, जैसे कि आप हरित क्रांति में देखिए तो HYV जो बीज हैं, उच्च उत्पादकता की बीज हैं, जीरो टिलेज फार्मिंग है, बेड प्लांटिंग है, डायरेक्ट सीडिंग है, ये सारी तकनीकियां, बहुत ही उन्नत तकनीकियां गेहूं और धान के फसलों के साथ आईं, उनके फसलों को संभल बनाने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई और इससे जो किसान था उसका काम भी आसान हुआ और उत्पादकता भी बढ़ी। इसके साथ साथ इनपुट सब्सिडी की भी भूमिका है इसमें, जैसे कि जो सरकार ने इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में यूज़ होने वाले सिंचाई की सुविधाओं और अन्य के क्षेत्रों के लिए बहुत सारी सब्सिडी दी, इससे भी किसान ज़्यादा आकर्षित हुए। इसके साथ साथ भारत की खाद्य प्राथमिकताएं भी अगर आप देखें तो मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर निर्भर हैं। तो इस वजह से भी, चूंकि कस्टमर भी हमारा इस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो हमारे किसान इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। इसके साथ साथ जो उर्वरक के संबंध में भारत सरकार ने योजनाएं लाई, जैसे नीम कोटेड यूरिया, बायो फर्टिलाइजर एटसेट्रा, इसकी वजह से किसान की खेती भी अच्छी हुई, उत्पादकता भी अच्छी हुई और किसान के लिए आसान भी हुआ इसे इस्तेमाल करना और किसान प्रोत्साहित हुआ गेहूं और चावल की प्रणालियों को अपनाने में। अब आप बात करते हैं कि ये किस प्रकार से अभिशाप रही या क्या समस्याएं रही इसके साथ। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज ये इसकी पारिस्थितिकी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूजल का दोहन बहुत बड़े पैमाने पर ये कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब सरकार इसके लिए सिंचाई वगैरह के लिए मुफ्त बिजली इत्यादि देती है तो सरकार पर बोझ भी बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो फसल के उपरांत पराली बचती है, अभी ठंड आनी शुरू हो रही है, आप देखेंगे पराली के कारण प्रदूषण और सांस लेने की मुश्किल, तो जो बचती है उसको किसान फील्ड में जला दे रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो और इसके साथ साथ जो आप फोर्टिफाइड बीज और जो नए तरीके की किस्मों के बीज और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जैव विविधता को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो पर्यावरण में आप भूजल की समस्या से लेकर के मुफ्त बिजली, पराली इत्यादि और जैव विविधता जैसे पहलुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी समस्या आय और उत्पादकता की है। तेजी से एक बार तो फसल में वृद्धि हुई, लेकिन अब अगर देखें तो भूमि की उत्पादकता में कमी आ रही है रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग के कारण, और साथ ही साथ ये किसानों की आय को नहीं ज़्यादा बढ़ा रही है। बहुत थोड़ी थोड़ी वृद्धि प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो होती है। तो ये आय और उत्पादकता की समस्या भी इसके साथ है। अगली चीज ये है कि राजकोषीय चुनौती। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देंगे, एमएसपी देंगे, तो भारत पर राजकोषीय दबाव बनेगा। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप देखें तो गेहूं और चावल की प्रति व्यक्ति खपत भी घट रही है और लोगों की प्राथमिकता अन्य खाद्य पदार्थों की तरफ बढ़ रही है। तो ये भी एक तरीके से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है। ये भी एक नई चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मृदा का क्षरण। देखिए, जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, है ना, और उसमें जो हम केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र आदि में, उससे क्या हो रहा है कि मृदा का क्षरण हो रहा है। जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मरुस्थलीकरण की तरफ हम इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, लैंड इनफर्टिलिटी हो रही है, और इसके साथ साथ किसानों में उद्यमशीलता और कौशल नहीं रह जा रहा है इसके कारण, क्योंकि किसान बेसिकली देख रहा है कि हम जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वही करते रहे, वो नए और इनोवेटिव तरीके अपनाने से बच रहा है। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि हम
गेहूं और चावल के विकल्पों पर ध्यान दें और उनकी कृषि को प्रोत्साहित करें। इसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज हैं उनको मजबूत करें। यानी कि हम कोशिश ये करें कि जो खाद्य प्रसंस्करण है वो बेहतर हो, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, फसलों के लिए अच्छा मूल्य मिले। तो जो उत्पादन है, जो लैंड से मार्केट का रीच है, लैंड से कस्टमर का रीच है, वो बेहतर हो। अगर हम इस चीज़ को और अच्छा कर देंगे तो हमारे लिए वैकल्पिक फसलों पर भी ध्यान देना उतना अच्छा संभव हो पाएगा। इसके बाद आप निष्कर्ष दे दीजिए और बताइए कि गेहूं चावल प्रणाली ने खाद्य समस्या को तो हल किया है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता वाला देश बना दिया है, लेकिन इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमें देखने होंगे, जो कृषि को टिकाऊ बनाए रखने के लिए आवश्यक होंगे। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने जो सिफारिशें दी थी वो सबसे पहले हमें लागू करना होगा और इसके द्वारा कृषि प्रथाओं में हमें व्यापक और टिकाऊ बदलाव के साथ साथ कृषि को आय और रोजगार का स्रोत बनाना होगा, तब जाकर के ये समस्या हल होगी। तो एक फ्यूचरिस्टिक सकारात्मक कमिटी बेस्ड कंक्लूजन दे दीजिए आप। इसके बाद रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग, रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली के सुधार के उपायों को सुझाइए। जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली के सुधार के उपायों को समझाइए। ठीक है, अब देखिए पानी की जो कमी हो रही है उसके संदर्भ में आपको बात करनी है कि हम कैसे एक रेशनल वाटर यूज करें, तार्किक तौर पर, विवेकी तौर पर बेहतर जल का इस्तेमाल करें और उस बेहतर जल के इस्तेमाल से हम किस प्रकार से जल भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार कर दें, जिससे हमारी जो रिक्तीकरण की समस्या है वो हल हो जाए। ये है प्रश्न का जिस्ट। तो आपको सबसे पहले पानी की समस्या पर बात करनी है, उसके बाद आपको जल भंडारण और सिंचाई में सुधारों पर चर्चा करनी है मेन बॉडी में, और निष्कर्ष में बताना है कि किस तरीके से इस प्रकार के सुधारों से हम जलापूर्ति और जल की फ्यूचर और सस्टेनेबल व्यवस्था को कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में देखिएगा, भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और हमारे पास मीठे जल के संसाधनों का केवल 4% है। ठीक है, तो भारत में न केवल पानी की कमी है बल्कि दशकों से भूजल का दोहन भी बढ़ रहा है और भारत के सबसे बड़े और सबसे गंभीर जल संकट का सामना धीरे धीरे हो रहा है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रमुख शहर 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुंच जाएंगे, जिससे 100 मिलियन लोगों की पहुंच प्रभावी होगी। आप देखते होंगे, अभी पिछले साल भी रिपोर्ट में देखा होगा, गर्मियों के समय में बेंगलुरु वगैरह में पानी ही नहीं उपलब्ध है। तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से जल भंडारण और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके इस समस्या को हल कर सकते हैं, इसके बारे में देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पारंपरिक जल निकाय हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। जहाँ पर पहले से जल इकट्ठा होता था, उन सारे स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए। जैसे आप अमृत तालाब के लिए देख रहे हैं, अमृत तालाब योजना है, इसी तरीके से मिशन काकतीय है तेलंगाना सरकार की। इस तरीके की योजनाएं चला करके जो पारंपरिक जल के स्रोत थे उनको पुनर्जीवित किया जाए। दूसरा, आप क्या तरीका अपना सकते हैं? स्वार तकनीकी को अपना सकते हैं, जो कृषि कायाकल्प के लिए जल प्रणाली तकनीकी है। इसमें जल का भंडारण और संरक्षण दोनों को पुनर्स्थापित किया जाए और उसके रेशनल यूज को बढ़ाया जाए। इस तरीके की यह योजना है। इसके साथ नदी जल ग्रहण प्रबंधन किया जाए। इसके लिए आप हरित गलियारों का निर्माण कर सकते हैं और उसके साथ साथ बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए पुनर्भरण क्षेत्रों को चैनलों का मानचित्र बनाइए। शहरों क्षेत्र में कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाएं इत्यादि को निर्माण किया जाए और भूजल की कमी को कम करने के लिए इन सब योजना, इस तरीके की योजनाओं का प्रयोग किया जाए। तो जैसे शहर हैं वहाँ पर कृत्रिम तरीके से कैसे हम वर्षा जल का संचयन करें, उसका पुनर्प्रयोग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पढ़ी है, तो इन सब तरीकों को अपनाइए। इसके साथ साथ भूजल को पुनर्जीवित करें, ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है उसको किसी भी तरीके से जाने की व्यवस्था करें जिससे भूजल का लेवल बने। जैसे कि इसका उदाहरण दे सकते हैं, भुंगरू योजना है जो जल प्रबंधन प्रणाली है और अतिरिक्त वर्षा जल को भूमिगत रूप से इंजेक्ट करती है और संग्रहित करती है। तो आप इस तरीके से योजनाओं का एग्जाम्पल दे सकते हैं।
अब सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए आप जो जैसे हमने ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करी है ना, जो क्षेत्रीय चैनल हैं उनको जलमार्गों का निर्माण और लाइनिंग कर दीजिए। भूमि का समतलीकरण करिए जिससे पानी बहुत ज़्यादा इधर उधर ना बहे और वेस्ट ना हो। ठीक है, खेत में नालियों का निर्माण करिए जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह सुचारू रूप से पहुंच सके। ठीक है, सतही जल और भूजल का संयुक्त प्रयोग करिए संतुलित रूप से, और कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार उपयुक्त फसल पैटर्न को अपनाइए और उसे लागू करिए। तो ये सब व्यवस्थाएं करके आप जो कृषि सिंचाई प्रणाली है उसमें सुधार कर सकते हैं और पानी का वेस्टेज बचा सकते हैं। इसके बाद आप एक इसका निष्कर्ष दे सकते हैं जिसमें बदलती हुई जलवायु और मॉनसून में अनियमितता जो हो रही है उसके कारण हम देख रहे हैं कि नई नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें अपने जल संसाधनों पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकारों को और नागरिक समाज को इस संबंध में व्यवस्थित रूप से जल संचयन को प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए आप जल जीवन मिशन की बात कर सकते हैं कि सरकार जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को और प्रोत्साहित करे जिससे लोगों को जो जल संसाधन है वो भविष्य के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद मिले। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का निष्कर्ष दे दीजिए और आप प्रश्न को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जो कि एकीकृत कृषि प्रणाली पर आधारित है। और प्रश्न यह है कि एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संसाधित करने में सहायक है। ठीक है, कृषि उत्पादन को किस सीमा तक संसाधित करने में सहायक है यह आपको बताना है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली जो है वो क्या है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होती है, और ये भी बताना होगा कि अगर कृषि उत्पादन को हमें बेहतर करना है तो उसके लिए हम कृषि के लिए एकीकृत प्रणाली किस प्रकार अपनाएं और वो कितनी लाभदायक होगी। इसके बाद आपको एक निष्कर्ष देना होगा और इस प्रणाली के संदर्भ में अपने फैक्ट्स और बढ़ाने होंगे और एक फ्यूचरिस्टिक व्यू देना होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की फ्रेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले एकीकृत कृषि प्रणाली होती क्या है? यह एक ऐसी कृषि है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन और वानिकी को मिलाकर एक संतुलित और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह संयोजन ऐसा है कि एक प्रक्रिया का अवशिष्ट अन्य प्रक्रियाओं के लिए इनपुट बन जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वीडियो में हमने एकीकृत कृषि प्रणाली के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। अब ये किस प्रकार से टिकाऊ कृषि उत्पादन को सुनिश्चित करेगी इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का तो लगभग ना के बराबर या बहुत कम प्रयोग होगा। जो वेस्टेज है एनिमल से निकला हुआ, कल वाला डायग्राम पिछले लेक्चर का डायग्राम याद करिए, जो पशु हमने पाले उनके मेन्योर के लिए उन्हीं की जो वेस्टेज है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कम बर्बादी होगी और वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। जो वेस्टेज हमारा निकल रहा है फसल से वो पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, पशुओं से जो वेस्टेज निकल रहा है वो फार्म के लिए मैन्योर बन जा रहा है। तो इससे हमारा जो बाहर से खरीदना पड़ रहा है वो भी कॉस्ट कम होगी, साथ ही साथ हमारा जो बर्बाद होता है सामान वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसके साथ साथ पर्यावरणीय क्षति में कमी आएगी। ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जिसमें हम एकीकृत कृषि प्रणाली में हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी साथ साथ होंगी क्योंकि आप पशुपालन, कृषि और वानिकी ये सब जो तरह तरह की चीज़ें हैं वो एक साथ कर रहे हैं। आपकी आर्थिक जो दृढ़ता है, जो आर्थिक संकटों के समय में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगी, वह भी फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ आप विभिन्न संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, वित्तीय सुरक्षा भी आपको प्राप्त होगी और आप अपने पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण करके विभिन्न प्रकार का पशुपालन, वानिकी, कृषि इन सब को एक साथ कर सकते हैं जिससे आपका लाभ लगातार बढ़ता जाएगा और पारंपरिक ज्ञान भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे दीजिए और बताइए कि यह दृष्टिकोण जो है वो संसाधन क्षमता, विविधीकरण,
संसाधन दक्षता, विविधीकरण और आजीविका में सुधार करके कृषि उत्पादन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। और साथ ही साथ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, पर्यावरण को भी स्थिरता देता है। और भारतीय किसानों की आय यदि दुगनी करनी है तो हमें एकीकृत कृषि प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना होगा कि किसान उसे अपनाएं। इस प्रकार से आप अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में जो जल प्रतिबलित क्षेत्र हैं, जो जल प्रतिबलित क्षेत्र हैं, वहां कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। देखिए, वर्ष 2019 का प्रश्न है और उसी समय की योजना को लेकर के ये प्रश्न किया गया है। जो राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना है वो वास्तव में वाटरशेड से रिलेटेड है। जल विभाजक मतलब वाटरशेड एरिया है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है और किस प्रकार से जहां पर जल प्रतिबलित क्षेत्र हैं वहां पर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है इस योजना के लाभों के अंतर्गत, इस पर आपको विस्तृत चर्चा करनी है। तो देखिए, वाटरशेड के बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसा भूजल विज्ञान इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है और इसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से बहा देती है। ठीक है, तो ऐसी एरिया को हम वाटरशेड एरिया कहते हैं। ठीक, तो वाटरशेड प्रबंधन में मूल रूप से विभिन्न तरीकों जैसे कि परलोकेशन टैंक, रिचार्ज कुओं और कृत्रिम तालाबों के माध्यम से भूजल का भंडारण और पुनर्भरण किया जाता है। सरकार ने विश्व बैंक की मदद से एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। 2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के तहत इन पहलों को समेकित करके एक ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पुराना प्रश्न है तो उसके हिसाब से ही हम इसको फ्रेम कर रहे हैं। तो देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने में वाटरशेड परियोजनाओं का क्या फायदा होगा, किस प्रकार से प्रभावी होंगे। सबसे पहली चीज ये है कि इससे जल संरक्षण का लाभ मिलेगा। जल संरक्षण बेहतर होगा। तो जो जल संरक्षण है उस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, जैसे चेक डैम, कंटूर, ट्रेंच और अन्य जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण करेंगे तो आपको पानी का स्टोरेज मिलेगा और अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। साथ ही साथ मृदा का संरक्षण होगा। जो पानी के साथ बहते पानी के साथ मृदा का पोषक तत्व और ऊपरी लेयर बह जाती है उसका भी संरक्षण कर सकते होंगे। साथ ही साथ बहुफसल के मौसम आप बना सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की फसलों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सिंचाई के लिए जल आपके पास एकत्र और उपलब्ध है। इसके जैसे तमिलनाडु में किसान व्यापक नहर सिंचाई के कारण एक वर्ष में 3 फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये आजीविका में भी हेल्प करेगा, पर्यावरणीय स्थिरता पर भी हेल्प करेगा। जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा किया, स्थिर कृषि और टिकाऊ कृषि के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ भूमि के सूखे हिस्सों को जीवंत खेतों और बागानों में बदलने का काम करेगा, क्योंकि आप सिंचाई के लिए जब जल उपलब्ध करेंगे तो जहाँ पर सूखा एरिया है, जहाँ पर सिंचाई की प्रॉपर सुविधा नहीं है, तो वह पानी से आप इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि चित्तूर जिले में थुम्मा चेल्लूपल्लई वाटरशेड ने नाबार्ड ने नीरांचल लागू करने के बाद सामुदायिक स्वामित्व वाले बाग में बदल दिया है। पूरा होने पर यह 12% बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल देगा। ठीक है, इसके सिवा अन्य भी लाभ होंगे, जैसे कि पानी और हरे चारे की बेहतर व्यवस्था होगी, जो मवेशियों के लिए यानी कि पालतू पशुओं के लिए भी लाभप्रद हो जाएगा। अब आपने इसके लाभ बता दिए। अब इसके बाद आप बताइए कि अपना निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि यह एक समावेशी अवधारणा है जिसमें विकेंद्रीकरण, यह एक समावेशी अवधारणा है जिसमें विकेंद्रीकरण, सामुदायिक भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण को वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में लागू किया जा रहा है ताकि अंतर क्षेत्रीय अंतर को खत्म किया जा सके, खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और भूमि और जल संसाधन के प्रबंधन को बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से वाटरशेड पे मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी खाद्य की आवश्यकता, पोषण आवश्यकता, भूमि जल का प्रबंधन, ये सब बहुत सुगमता पूर्वक हो जाएंगे। यह देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यह टिकाऊ और लाभदायक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह किसानों की आय को दुगना करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। तो इस प्रकार से आप इसके लाभों को बताते हुए
आप इसका एक निष्कर्ष दे देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस प्रश्न को करना। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप प्रश्नों को बेहतर ढंग से फ्रेम करते हैं तो आपके लिए एक आसान तरीका हो जाता है कि आप फ्रेमिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट लीजिए, इंट्रोडक्शन में प्रश्न की थीम पर लिखिए और उसी के संबंध में यदि आपके पास कोई डेटा या योजना है तो अपडेट कर दीजिए। उसके बाद जब आप मेन बॉडी में आते हैं तो प्रश्न के जो की एरियाज हैं उन हर एरिया पर आप प्रकाश डालेंगे, जैसे कि मैं आपको हर एक प्रश्न में दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको करना यह है कि आप एक निष्कर्ष दीजिए, और मैंने आपको बताया है और ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष देना ही देना है। निष्कर्ष में आप अपने आइडिया और विज़न के साथ साथ सरकार की योजनाओं या भविष्य के को लेकर आपके पास कोई लक्ष्य हैं, जैसे एसडीजी है या किसानों की आय दुगनी करना, ऐसे लक्ष्यों को मेंशन करते हुए अपनी बात को निष्कर्ष देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा था, इस पर चर्चा करिए। ये वर्ष 2019 का आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, दो बड़े नाम हैं इसमें, इस प्रश्न में। तो वास्तव में ये योगदान पूछ रहा है एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। तो आप इन दोनों के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दीजिए, और इन दोनों के योगदान, वाटर इंजीनियरिंग में एम विश्वेश्वरैया का और एग्रीकल्चरल साइंस में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान अलग अलग चर्चा कीजिए, और उसके बाद इन दोनों महान विभूतियों के को लेकर अपने भविष्य के विजन को आप अपना निष्कर्ष के तौर पर लिखिए। तो सबसे पहले आप बता दीजिए, बहुत सिंपल, कि वाटर इंजीनियरिंग में एम विश्वेश्वरैया और एग्रीकल्चरल साइंस में एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत की एग्रीकल्चरल ग्रोथ में बहुत अग्रणी योगदान दिया है, और जल प्रबंधन में विश्वेश्वरैया की विशेषज्ञता और स्वामीनाथन की कृषि क्षेत्र की प्रगति ने देश में परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया का क्या योगदान रहा उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कृष्णराज सागर बांध। जो कृष्णराज सागर बांध है उसका जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है और जो उसका इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एम विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, कर्नाटक का जो कृष्णराज सागर बांध है, उसके कारण बहुत बड़े लेवल पर हम वाटर से इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा को एक बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंचा पाए, और कर्नाटक में कृषि को सुगम बनाया इस बांध ने। तो आप इसमें बता दीजिए कि कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण करने से सिंचाई में क्रांति आई, जिसके लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इसके साथ साथ मैसूर राज्य बाढ़ रिपोर्ट की बात करिए, जिस रिपोर्ट ने यह बताया कि बाढ़ प्रबंधन पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दी और जलाशयों और बांधों के निर्माण के लिए प्रभावी उपाय बताए। यह बाढ़ रिपोर्ट भी श्री एम विश्वेश्वरैया के सर एम विश्वेश्वरैया के अध्यक्षता में दी गई थी, और इस रिपोर्ट में क्लियर कहा गया था कि किस प्रकार से हम बाढ़ के आने वाली समस्याओं से निपट सकते हैं, और किस प्रकार से ये जो पानी हमारे पास एक्सेस आ रहा है उसे बांध और जो डैम है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें और कंस्ट्रक्शन करके हम इससे भविष्य में बच सकते हैं। तीसरा बड़ा काम एम विश्वेश्वरैया का जिस क्षेत्र में है वो है वाटर प्रिजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण। इन्होंने कहा कि नवीन तकनीकियों को अपनाया जाए, जैसे विशेष रूप से कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एनीकटों और नहरों का व्यापक नेटवर्क बनाया गया, जिससे जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हुआ। अब हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। वास्तव में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थीं, जो उच्च उत्पादकता वाली बीजों की किस्में थीं, उन किस्मों का जो विकास किया गया था वो भारतीय परिवेश के हिसाब से नहीं किया गया था। उन किस्मों को भारतीय परिवेश के हिसाब से ढालना, यह काम किया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। दूसरी चीज़, उसके लिए जो महत्वपूर्ण अन्य तकनीकियाँ चाहिए थी, उन्नत पद्धतियाँ चाहिए थी, उन सब पर काम किया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो पहला बड़ा योगदान इनका हरित क्रांति को लेकर है। हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने उच्च उपज देने वाली बीजों, उन्नत कृषि पद्धतियों और आधुनिक
और आधुनिक प्रौद्योगिकी को पेश किया, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, इसके साथ साथ फसल सुधार, उन्होंने फसल सुधार के लिए जो है बहुत सारा काम किया। जो बीजों में चेंजेस थे उसमें बड़े काम किए, जिससे उनमें उच्च उत्पादकता वाली और रोग प्रतिरोधी फसलों की किस्मों का विकास किया, जैसे कि स्वर्ण चावल की किस्म के विकास पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिससे पैदावार में सुधार हुआ और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। किसानों के सशक्तिकरण को लेकर भी स्वामीनाथन पैनल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्रित नीतियों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली की स्थापना की और साथ ही साथ ज्ञान हस्तांतरण का समर्थन किया, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। अभी भी किसानों को लेकर के आप देखते होंगे, जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मांग होती है, वो हमेशा यही मांग होती है कि स्वामीनाथन पैनल के रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो स्वामीनाथन पैनल केवल कृषि ही नहीं, किसानों के हितों के लिए भी बहुत सारा काम करके दिया है, और इस पैनल की रिपोर्ट्स को लागू करना किसानों की मुख्य मांग हमेशा से रही है। तो इस प्रकार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान भी अति महत्वपूर्ण है। तो अब आपने दोनों के मुख्य जो योगदान थे उस पर चर्चा कर ली। इसके साथ साथ आपको अब एक निष्कर्ष देना होगा, जहां पर बताइए कि जल इंजीनियरिंग में एम विश्वेश्वरैया, जल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर एम विश्वेश्वरैया के योगदान और कृषि विज्ञान में एम.एस. स्वामीनाथन की योगदान ने भारत में जल प्रबंधन, सिंचाई और खेती के तरीकों में क्रांति ला दी है। उनकी विरासत सतत विकास को आकार देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और समृद्ध भविष्य के लिए किसानों को सशक्त बनाने का काम जारी रखे हुए है। तो इस प्रकार जब आप इसका निष्कर्ष दे देते हैं तो आप अपने प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमेशा आप देख रहे होंगे हर प्रश्न का निष्कर्ष उस प्रश्न के हिसाब से एक अलग तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, और आप प्रश्न की बॉडी में किन किन एरियाज को कवर करेंगे यह आपको बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ उसके संबंध में जो संबंधित उदाहरण हैं उनको भी आपको सम्मिलित करना होगा। देखिए, जब भी कोई आप फैक्ट देते हो या जब भी कोई आप पॉइंट देते हो या तर्क देते हो, अगर उसके समर्थन में आप कोई डेटा या जानकारी दे सकते हो, कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई केस स्टडी दे सकते हो, तो आपकी बात ज़्यादा वैलिड भी होती है और ज़्यादा प्रभावी भी होती है। तो आप हमेशा ये प्रयास करिए कि जब इस तरीके के प्रश्न आए जहाँ पर डेटा, फैक्ट या पॉइंट दिए जा सकते हैं, उदाहरण दिए जा सकते हैं, तो उसको ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी हम कृषि के ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी हम 2019 तक ही पहुंचे हैं और प्रश्न हर साल 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा एरिया है जिसे कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम अगले यूनिट्स पर चर्चा करेंगे। आपको पता है ये वीडियो सीरीज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आएगी सुबह 11 बजे। तो आप इसको फॉलो करते रहिए और जरूर अपनी बातों को अपने कमेंट और लाइक्स के माध्यम से दर्शाइए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।